हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 16 अगस्त 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। पीडीएफ अवेलेबल है विद नोट्स फ्री में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आएगा वहाँ से ले सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक है। महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना ने संन्यास ले लिया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त पर जो लाल किले से घोषणाएं की, नेशनल डिजिटल हेल्थ कार्ड, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, इसके अलावा भी और भी कई मुद्दे हैं, तो डिटेल में मैं बताता हूं, तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा। पहला क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। महेंद्र सिंह धोनी ने 15 अगस्त 2020 को किस तरह के क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया? आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट। देखिए, भारत के सबसे सफल कप्तान माने जाते रहे हैं एक समय में। उन्होंने 15 अगस्त 2020 को इंस्टाग्राम पर ये कहा कि आज शाम से मुझे रिटायर्ड समझें। देखिए, इससे पहले उन्होंने दिसंबर 2014 में टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया था। ओके, तो अब तमाम इंटरनेशनल क्रिकेट से वो अलग हो गए। तो उनके बारे में थोड़ा डिटेल बताता हूँ, जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉइंट्स। जैसे महेंद्र सिंह धोनी, उनका जन्म हुआ था झारखंड में, तब बिहार था, रांची में, 7 जुलाई 1981 को, 1981 को। रिटायरमेंट के वक्त उनकी एज है 39 ईयर। ओके, अच्छा, 2001 से 2003 तक वो रेलवे में टीटी रहे, यानी ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर, और वो डिस्ट्रिक्ट और क्लब लेवल पर फुटबॉल भी खेलते रहे हैं। पहला इंटरनेशनल क्रिकेट मैच कौन सा रहा है, कब रहा है? तो 23 दिसंबर 2004 को बांग्लादेश के खिलाफ चटगांव में। ये उनका पहला वनडे मैच भी था, और उस वक्त थे कप्तान इंडियन टीम के सौरव गांगुली। और पहला जो टेस्ट मैच उन्होंने खेला, अगर टेस्ट मैच की बात करें तो 2 दिसंबर 2005 को इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच में। और आखिरी मैच कौन सा रहा है, आखिरी क्रिकेट मैच? महेंद्र सिंह धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट आखिरी जो मैच खेला वो 9 जुलाई 2019 को न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेला था। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट बात है। इंटरनेशनल करियर जो उनका रहा वो 2004 से 2019 तक रहा, मतलब खेलने का। वैसे अगर कहें संन्यास लेने की बात पे तो 2004 से 2020 तक उनका इंटरनेशनल करियर माना जाएगा। तो टोटल इंटरनेशनल मैचेज कितने खेले, कौन कौन से खेले, वनडे, टेस्ट, T20 वगैरह वगैरह, तो उसके बारे में भी बताता हूँ। ये सब इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 350 वनडे में उन्होंने 10,773 रन बनाए। 90 टेस्ट मैच खेले इंटरनेशनल, उसमें 4,876 रन बनाए। और 98 T20 मैच खेले उन्होंने, 1,617 रन उन्होंने बनाए। तो टोटल इंटरनेशनल मैच खेले महेंद्र सिंह धोनी ने 538, और टोटल रन कितने बनाए हैं? तो 17,266 रन। अगला पॉइंट है कि भारत को 3 ICC ट्रॉफी दिलाने वाले वो इकलौते कप्तान हैं भारत के। धोनी की कप्तानी में 2 वर्ल्ड कप, 2007 में T20 वर्ल्ड कप दिलाया, 2011 में वनडे वर्ल्ड कप दिलाया। 28 साल बाद भारतीय टीम ने ये वनडे वर्ल्ड कप जीता था। इसके अलावा 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी दिलाई। तो ये 3 जो ट्रॉफी है वो उन्होंने दिलाई। और धोनी की कप्तानी में ही चेन्नई सुपर किंग ने 2 बार IPL जीता, 2010 और 2011 में। कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं उनके नाम पे, जैसे एकमात्र कप्तान है जिनके नेतृत्व में 3 ICC टूर्नामेंट जीता। सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल मैच के भी कप्तान वो रहे हैं। टोटल 332 इंटरनेशनल मैच में वो कप्तान रहे, और उसमें से 200 वनडे में कप्तान रहे, 60 टेस्ट मैच में कप्तान रहे, और 72 T20 मैच में कप्तान रहे। तो ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और धोनी ने भारत के लिए अब तक सबसे ज़्यादा 200 वनडे की कप्तान की। भारतीयों की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा वनडे में कप्तानी भारतीय कप्तान अगर कोई रहे हैं तो महेंद्र सिंह धोनी। ओके, और उसमें 200 में से 110 में जीत दिलाई थी। 84 ODI में वो नॉट आउट रहे थे, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अवार्ड्स की बात करें, कौन कौन से अवार्ड्स मिल चुके हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो 2007 में उनको खेल रत्न अवार्ड मिला था, 2009 में पद्मश्री अवार्ड मिला था, और 2018 में पद्म भूषण अवार्ड मिला था। और 2016 में उनकी बायोपिक आई थी, फिल्म आई थी, मूवी आई थी, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। ये नाम भी आप ध्यान रखना। एक्टर कौन थे? सुशांत सिंह राजपूत, जिनका निधन हो चुका है। ओके, एक और बात कि आर्मी में वो ऑनरेरी लेफ्टिनेंट कर्नल भी हैं,
टेरिटोरियल आर्मी में ऑनरेरी लेफ्टिनेंट कर्नल है। तो महेंद्र सिंह धोनी के बारे में ये सब मुख्य पॉइंट्स थे जो कि आपके एग्जामिनेशन में काम आएंगे। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले कुछ तस्वीरें दिखा दूं मैं महेंद्र सिंह धोनी की। ये 2015 की तस्वीरें हैं, फोटोग्राफ हैं, जब वो आगरा में आए थे और आगरा में उन्होंने AN-32 से छलांग लगाने की प्रैक्टिस की थी, पैरा ट्रूप बनने की प्रैक्टिस की थी, पैराशूट से हवाई जहाज से कूदने की। ओके, तो उस वक्त मैं दैनिक भास्कर में कॉरेस्पॉन्डेंट था, उस दौरान की ये सब तस्वीरें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सुरेश रैना ने किस तरह के क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है? आंसर होगा इसका भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट। उनका जन्म हुआ था यूपी के मुरादनगर में 27 नवंबर 1986 को। इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट उन्होंने लिया है, तो इस वक्त उनकी उम्र है 33 ईयर। पहला इंटरनेशनल मैच कब खेला था उन्होंने? 30 जुलाई 2005 को श्रीलंका के खिलाफ ODI, ओके, वनडे। और आखिरी इंटरनेशनल मैच कब खेला था? तो 17 जुलाई 2018 को इंग्लैंड के खिलाफ, ओके। और रैना को टेस्ट मैच में तो बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिला, मगर वनडे इंटरनेशनल मैच में उन्होंने खूब जलवा बिखरा था। टेस्ट में रैना ने 19 मैचों में 768 रन बनाए थे, 768, और वनडे में रैना ने 226 मैच खेले और 5615 रन बनाए थे उन्होंने। अगला क्वेश्चन, PM नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से देश के नाम संबोधन में किस हेल्थ मिशन का ऐलान किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बारे में थोड़ा डिटेल आपको जानना चाहिए। आंसर होगा नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, NDHM। नाम आप हमेशा ध्यान रखना एग्जामिनेशन के लिए। इसके लिए सरकार ने 470 करोड़ रुपए का फंड भी जारी कर दिया है, मंजूरी दे दी है। तो ये नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है क्या? देखिए, सरकार ने एक डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम बनाने का ऐलान किया है, जिसमें हर भारतीय नागरिक जो है, इंडियन सिटीजन, उसकी एक अलग हेल्थ ID और डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स होंगे। ये सब डिजिटली होगा। हेल्थ ID होगा, आप पास में रख सकते हो, कार्ड होगा। इसके अलावा सारे रिकॉर्ड जो है वो डिजिटली होंगे, एक जगह रखे हुए। इसके अलावा डॉक्टर्स और हेल्थ फैसिलिटीज़ की भी एक रजिस्ट्री मौजूद होगी। तो हेल्थ ID क्या होगा? देखिए, देश के हर व्यक्ति को एक हेल्थ ID कार्ड मिलेगा। इसके द्वारा आपको डॉक्टरों की और जो मेडिकल टेस्ट हैं उन सब के तमाम पर्चों को रखने के झंझट से एक तरह से निजात मिलेगी, जैसा कि प्रधानमंत्री का कहना है। तो ये हेल्थ ID काम कैसे करेगा, ये भी सवाल उठता है। तो प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि डॉक्टर ने क्या दवा बताई है, कब बताई है, रिपोर्ट्स क्या थी, इन सब के बारे में जो जानकारी है वो हेल्थ ID से लिंक कर दी जाएंगी। मरीज का पूरा डिजिटल स्वास्थ्य खाता जैसा होगा, हेल्थ खाता जैसा होगा। इसमें मेडिकल हिस्ट्री, किन फिजिशियन से राय ली गई, किस किस तरह के टेस्ट कराए गए, उनकी रिपोर्ट्स क्या थी। ओके, तो हेल्थ ID एक मोबाइल ऐप के रूप में भी हो सकता है और वेबसाइट के रूप में भी हो सकता है। और इस योजना में अभी 4 फीचर रहेंगे, जैसे कि पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड होगा। इसमें आपकी उम्र, ब्लड ग्रुप, एलर्जी, बीमारी, सर्जरी, परिवार में कोई रोग तो नहीं है, कोई हेरिडिटरी रोग तो नहीं है, ये सब के बारे में जानकारी होगी। इससे क्या होगी, डॉक्टर आपकी हेल्थ हिस्ट्री जानने और उसके मुताबिक इलाज करने में उनको आसानी होगी, डॉक्टर्स को। ओके, और ये रिकॉर्ड आप खुद भी अपडेट कर सकेंगे, ऐसा ये प्लान है। इसके अलावा DG डॉक्टर, मतलब जैसे DG लॉकर होता है, इस तरह से DG डॉक्टर होगा। इसमें डॉक्टर जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे, उनकी एक यूनिक ID होगी और वो अपनी खुद की जानकारी भी अपडेट कर सकेंगे। और उनको फ्री डिजिटल सिग्नेचर की भी सुविधा दी जाएगी, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट डॉक्टर हो, उन सबको। तो इसके इस्तेमाल से वो मरीज को जो ऑनलाइन पर्चा लिख सकेंगे, मरीज को ही ऑनलाइन पर्चा लिख सकेंगे। तो ये एक व्यवस्था करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, इसके अलावा हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री होगी। इसमें हॉस्पिटल, क्लिनिक, लैब, स्वास्थ्य संबंधित तो तमाम दूसरी फैसिलिटीज़ हैं, उन सब की इन्फॉर्मेशन होगी। एक प्लेटफॉर्म पर रखने का ये प्लान है। इसको वेब और ऐप दोनों तरीके से फॉर्मेट में रखा जाएगा। इसके अलावा टेलीमेडिसिन का भी इसी में प्लान है। आप इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड किसी भी डॉक्टर से ऑनलाइन इलाज करवा सकेंगे। ई-फार्मेसी की भी व्यवस्था की जाएगी। इसमें कार्ड के जरिए ऑनलाइन दवा मंगवा सकते हैं ये। ओके, तो इस योजना का उद्देश्य क्या है?
देखिए, इससे हेल्थ डेटा को मैनेज किया जा सकेगा। इससे सरकार को स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं उनको बनाने, उनको लागू करने में मदद मिलेगी। इससे सरकार और उसकी एजेंसियों को पता चल पाएगा कि किस जगह पर कितनी ज़्यादा बीमारी है, अगर महामारी की स्थिति हो रही है तो वहाँ क्या हालात हैं, कैसे कंट्रोल किया जाए। जैसे अलग अलग जगह क्षेत्र वाइज भी अलग अलग बीमारियाँ होती हैं। मान लो कैंसर है तो किस क्षेत्र में कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो क्या किया जा सकता है। ओके, इस तरह से बहुत सारी बीमारियां हैं, इस तरह की चीज़ें। तो इन सब से को एक तरह से एक व्यवस्था के तहत लाया जाएगा। ओके, तो ये जो सुविधा है वो मिलने में कितना वक्त लगेगा? देखिए, अभी जो ये योजना बनी है और इसको लागू करने में थोड़ा वक्त लगेगा, कुछ महीने, हो सकता है 1 साल लग जाए। तो ये सब तो फ़ायदे की बात थी, लेकिन इससे नुकसान क्या है ये भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बातें आपको जानना चाहिए। इसमें बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या डेटा सुरक्षित रहेगा। हालांकि सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि डेटा को सुरक्षित रखा जाएगा और लोगों की मंजूरी के बाद ही हेल्थ रिकॉर्ड्स को शेयर किए जाएंगे। ओके, लेकिन ये भी बात है कि एक व्यक्ति का पूरा ब्यौरा, उसकी सेहत का, उसकी मानसिक स्थिति का, सब कुछ, वो सब कुछ जो है वो रिकॉर्डेड गवर्नमेंट के पास रहेगा। तो एक ये भी बात सामने उठ रही है। अच्छा, ये भी सवाल है कि क्या इस प्रोजेक्ट में सभी को शामिल होना ज़रूरी होगा? क्या सभी को अपना हेल्थ रिकॉर्ड बनवाना होगा? तो नहीं, सरकार का ये कहना है कि इस पहल में हिस्सा लेने वाले व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करेगा। डॉक्टर और अस्पताल भी जो है अपनी इच्छा पर ही वॉलंटरी जानकारी दे सकते हैं। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी, ये इम्पॉर्टेंट। ओके, तो इसके थ्रू आप अपने एग्जामिनेशन में काफ़ी मदद मिल सकती है, जो मैंने आपको बातें बताई। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर अब किस जंगली जानवर के लिए प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान किया है? इसका आंसर होगा शेर, लायन। और प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा? प्रोजेक्ट लायन। ओके, अच्छा, यहाँ जो शेर पाए जाते हैं, लायन पाए जाते हैं, उनको एशियाटिक लायन कहा जाता है, एशियाटिक लायन। तो इसके तहत क्या होगा, इस प्रोजेक्ट के तहत कि शेरों की मौजूदगी वाले जो क्षेत्र हैं, लायन की मौजूदगी वाले जो क्षेत्र हैं, उसका थोड़ा विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा जो उनको डिजीज़ हो रही है, उसकी वजह से वो मर रहे हैं, तो उनको बचाने के लिए रिसर्च पर जोर दिया जाएगा। देखिए, फ़िलहाल देश में सिर्फ गुजरात के गिर अभयारण्य यानी गिर सेंचुरी में ही शेर पाए जाते हैं, लायन पाए जाते हैं। अच्छा, लायन के बारे में मैं कुछ इतिहास बता दूँ आपको, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में बता रहा हूँ। देखिए, एक वक्त था जब एशिया में राज करते थे एशियाटिक लायन। ईरान से लेकर, आप मेरे बगल में मैप देख रहे हो, ईरान से लेकर और इधर बांग्लादेश तक, वहाँ तक उनका राज हुआ करता था। हजारों लायन हुआ करते थे और लायन इज द किंग कहा जाता है ना, वही स्थिति थी। लेकिन धीरे धीरे ह्यूमन का पॉपुलेशन बढ़ा और हंटिंग बढ़ी, शिकार बढ़ गया, तो धीरे धीरे इसकी संख्या घटती चली गई, आबादी का क्षेत्र बढ़ता चला गया, तो उनके रहने की भी जगह अब खत्म होने लगी। तो शिकार की वजह से सब बहुत कम रह गए। और पीआईबी की रिपोर्ट के अनुसार, यानी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार, जो हज़ारों की संख्या में यहाँ से वहाँ तक लायन हुआ करते थे, उसकी संख्या 1890 में सिर्फ 50 रह गई थी, और वो भी सिमट के गिर सेंचुरी में ही रह गए थे। हालांकि बाद में, आज़ादी के बाद, भारत सरकार ने काफ़ी काम किया इस पर। 1960 में सरकार ने काम किया, तब से इंडिया में एशियाटिक लायन सर्वाइवल पर काफ़ी हुआ काम और वो सर्वाइव कर सके। तो एकमात्र इंडिया में ही अभी पूरे इलाके में उस तरफ एशियाटिक लायन जो है वो सिर्फ इंडिया में ही मिलेंगे। कहाँ पर, वो भी मैप में दिखा रहा हूँ, सिर्फ गुजरात के इस जगह पर गिर जो क्षेत्र है वहाँ पर है, गिर अभयारण्य में। अच्छा, बीमारी की वजह से मौत हो रही है। गिर सेंचुरी में भी बीमारी से जनवरी 2020 में लगभग 92 शेरों की मौत हो चुकी है। देखिए, न्यूज़ रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। 2018 में भी, यानी उससे पहले भी 2018 में भी बीमारी से 59 शेरों की मौत हो चुकी है। कौन सी बीमारी हुई थी? तो केनाइन डिस्टेम्पर वायरस यानी CDV, तो ये बीमारी हुई थी और उसकी वजह से मर गए थे। तो एशियाटिक लायन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट एक्ट ऑलरेडी 2018 में शुरू हुआ था,
कौन सा? एशियाटिक लायन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। तो उसके तहत निगरानी, इलाज, सुरक्षा, रिसर्च इन सब पे काम किया जा रहा था। और इसी प्रोजेक्ट के तहत गिर के अलावा भी कुछ दूसरे जगहों पर इन शेरों को रखने की व्यवस्था होने वाली थी। मध्य प्रदेश के कुनो, पालमपुर अभयारण्य में भी रखने की व्यवस्था थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि गुजरात ने शेर देने से इनकार कर दिया मध्य प्रदेश को। उसके बाद ये ठंडे बस्ते में चला गया था। तो अब जो क्या हुआ है कि वो जो प्रोजेक्ट था जिसका नाम था, क्या नाम था? एशियाटिक लायन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट 2018 में शुरू हुआ था, 2019 में काफ़ी पीक पर था। मेरे बगल में आप न्यूज़ क्लिपिंग भी देख रहे हो डिटेल में। तो अब वही सारा प्रोजेक्ट जो है उसी में थोड़ा सा ऐड ऑन करके उस प्रोजेक्ट का नाम अब नया सा रख दिया गया है, प्रोजेक्ट लायन। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू करने का ऐलान किया। तो इसके तहत किस तरह के डॉल्फिन का संरक्षण होगा? आंसर होगा नदियों और समुद्र के डॉल्फिन, दोनों तरह के जो डॉल्फिन हैं भारत में पाए जाते हैं उनका संरक्षण किया जाएगा। देखिए, ताज़ा जो आंकलन है उसके मुताबिक देश के अलग अलग नदियों में करीब 3700 डॉल्फिन पाई जाती हैं। तो इनको गैंगेटिक डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है। गैंगेटिक डॉल्फिन नदियों में जो पाया जाता है, इसके अलावा समुद्र में भी कुछ पाया जाता है। तो किन किन राज्यों के में बहने वाली नदियों में डॉल्फिन पाया जाता है, तो उन सब का नाम देख लेते हैं। तो असम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो इन सब के राज्यों में जो नदियां हैं वहाँ पर डॉल्फिन पाई जाती हैं, तो उनको संरक्षित रखने का काम होगा। ये जो प्रोजेक्ट है वो अगले 10 साल तक चलाया जाएगा डॉल्फिन संरक्षण को लेकर। हालांकि पहले से भी डॉल्फिन संरक्षण को लेकर ऑलरेडी अभियान चल रहा है और पटना में एक बहुत बड़ा सेंचुरी उसका बनाने की योजना भी थी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको प्रधानमंत्री के भाषण के कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं जो आपके एग्जामिनेशन में काम आ सकते हैं, उन सब के बारे में एक एक करके बताते हैं जल्दी। ओके, अच्छा, उससे पहले आपको बता दूं कि पूरा नोट्स जो है 2020 का जनवरी टू जुलाई तक का MCQ वो अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो आपके तमाम एग्जामिनेशन में काम आएगा, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे यूपी पुलिस या फिर बिहार पुलिस, सबका जो एग्जामिनेशन होने वाला है उन सब में काम आएगा। इसके अलावा UPSC के लिए तो खास तौर पे ये है क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ नोट्स दिए हुए हैं जो पूरा आपको एक एक पॉइंट पे क्लियर कर देंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ वैसे ही पूरा डिटेल में वो नोट्स अवेलेबल है। इसके अलावा 2019 का भी करंट अफेयर्स अवेलेबल है, बुक भी है 2019 का Amazon पे। तो अब बात करते हैं प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण जो तथ्य रहे वो किन किन पर उन्होंने बात की। देखिए, आत्मनिर्भर भारत अभियान पर उन्होंने काफ़ी कुछ कहा। आत्मनिर्भर भारत अभियान जिस बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो उस पर काफ़ी उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर होना ज़रूरी है। भारत जो है कच्चा माल बाहर भेजता है और उससे बना हुआ माल भारत में इंपोर्ट करता है, तो ये एक तरह से टूटना चाहिए और भारत में ही बनना चाहिए। अगला पॉइंट है कि जल जीवन मिशन के बारे में कहा उन्होंने कहा कि पाइप से जो जल पहुँचाने का काम है, पेयजल घरों में, वो पिछले 1 साल में काफ़ी बेहतर काम हुआ है। 1 साल में 2 करोड़ परिवारों तक जल पहुंचाने में सफलता प्राप्त हुई है। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बात की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कि अभी हाल ही में जारी हुई थी और उस पर डिटेल में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखना। इसके अलावा उन्होंने बात की ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को लेकर। गाँव में, विलेज में ऑप्टिकल फाइबर, उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में 1.5 लाख ग्राम पंचायतों को वहाँ तक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुँचाया गया है और अगले 1000 दिनों में यानी लगभग 3 साल के अंदर में देश के 6 लाख से अधिक जो गांव हैं वहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का काम पूरा कर दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने बात की रिन्यूएबल एनर्जी पर, जैसे सोलर, विंड एनर्जी, इथेनॉल, इन सब पर। इनके उत्पादन में आज जो है यानी रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन में आज दुनिया के 5 टॉप 10 जो देश हैं उसमें जगह बना चुका है। इसके अलावा उन्होंने बात की, प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता को लेकर, कि उन्होंने कहा कि कितने ज़्यादा देशों ने एक तरह से वोट दिया भारत को। इसके अलावा बात की उन्होंने अंडमान निकोबार में जो सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल जो प्रोजेक्ट रहा उसके बारे में मैंने डिटेल में आपको बताया हुआ है। तो एक और बात है उन्होंने कि भारत के पास 1300 से ज़्यादा आइलैंड्स हैं और उन सब आइलैंड्स को धीरे धीरे तेज़ जो नेटवर्क है, इंटरनेट नेटवर्क है, उससे जोड़ा जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस वाइस एडमिरल को
महानिदेशक नौसेना अभियान यानी DGMO डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशन नियुक्त किया गया? आंसर होगा दिनेश कुमार त्रिपाठी। ओके, वो कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक जो वॉर है उसके विशेषज्ञ हैं। 1 जुलाई 1985 को नौसेना में उनको कमीशन किया गया था। और DGNO ये क्या पद होता है, क्या इम्पोर्टेंस है इसकी? देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जितने भी अभियान होंगे अगर तो DGNO की निगरानी में होंगे। इसी तरह आर्मी में डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन होता है, DGMO होते हैं। तो DGNO जो है नेवी में, वो नेवी का जो भी अभियान होगा उसको कंडक्ट कराने का, उसको उसकी निगरानी करने का, वो कैसे हो, अगर किसी से युद्ध हो रहा है, कुछ भी हो रहा है तो उस पर पूरी नज़र रखने और एक तरह से पूरा कंट्रोल करने का ये पूरा काम DGNO का होता है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, नौसेना प्रमुख कौन है इस वक्त? एडमिरल करमबीर सिंह। अगला क्वेश्चन लेते हैं। RBI ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए कौन सी सुविधा शुरू की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एग्जामिनेशन के लिए, खासतौर बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए। आंसर होगा पॉजिटिव पे। पॉजिटिव पे सुविधा है ये, और ये 50,000 रुपये से अधिक के, यानी 50,000 या फिर उससे जो अधिक के मूल्य के चेक हैं, बैंक चेक, उन पर लागू होगा। इससे धोखाधड़ी रोकने में जो है रोक लगेगी। ओके, तो क्या है ये पॉजिटिव पे मैकेनिज्म? देखिए क्या है कि पॉजिटिव पे जो सिस्टम है उसके तहत क्या होगा कि 50,000 रुपये या इससे ज़्यादा का रकम अगर कोई चेक उसका जारी करता है तो खाता धारक को चेक के बारे में बैंक को बताना होगा। जैसे मेरे पास खाता है, मेरे पास बैंक में खाता है, तो मैं अगर किसी को चेक जारी कर रहा हूँ तो चेक नंबर, चेक डेट, पे का नाम, खाता नंबर, रकम वगैरह वगैरह, इन सब का डिटेल जो है, और चेक के आगे और पीछे हिस्से का जो फ़ोटो है वो ऑनलाइन साझा करना होगा बैंक को, या तो ऑनलाइन उसकी वेबसाइट पर या मोबाइल ऐप पर। तो इससे क्या होगा, इससे जो जिसको चेक मिला है वो जाएगा अगर बैंक में, तो इनकैश कराने के लिए बैंक जो है वो पहले चेक कर लेगा डिजिटली कि वो डेटा मैच हो रहा है कि नहीं। अगर डेटा मैच कर जाएगा तो उसको क्लियर कर दीजिएगा इस चेक को। तो इससे क्या होगा कि बैंक की जो धोखाधड़ी होती है बैंक में चेक के रिलेटेड, जो लोग धोखाधड़ी कई बार कर लेते हैं नंबर बढ़ा के या कुछ और करके, तो उस पर लगाम लग सकेगी। तो RBI की बात हो रही है। गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, उसका नया नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा सुभाष शिवराण मुंद्रा। ओके, सुभाष शिवराण मुंद्रा। अब 12 अगस्त को उनको अपॉइंट किया गया है। RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर थे वो, मतलब डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं RBI के। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। इसका मुख्यालय कहाँ है इस हाउसिंग फाइनेंस का? गुड़गांव में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन, ICRIER, उसका नया चेयरमैन किसे बनाया गया, किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा प्रमोद भसीन। ओके, वो GE कैपिटल के प्रेसिडेंट और CEO भी रह चुके हैं। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा जरूर बताना। PDF अवेलेबल हो गया मेरे बगल में डाउनलोड का, क्लिक कीजिए डाउनलोड पे और डाउनलोड कर लीजिए। वैसे इसका डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। वहाँ और भी PDF है 2020 के अब तक के, 2019 के भी, तो भी आप देख सकते हो। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना।